एमपीपीएससी के हिसाब से अगर हम देखें तो पर्यावरण में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करें तो पर्यावरण में संबंधित जो भारत में कुछ अधिनियम है उस पर एमपीपीएससी द्वारा डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर उन सवालों की बात करें तो वो जो सवाल है वो कई बार कहां से आते हैं, मुख्य रूप से, ठीक, तो मुख्य रूप से वो जो सवाल है कि वो अधिनियम कब आया, ठीक, वो अधिनियम कब आया, तो उन अधिनियमों की चर्चा अपन करेंगे। ठीक, उसमें जो सबसे पहला अधिनियम बात करते हैं वो मुख्य रूप से आपका कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में आया था। ठीक है, मुख्य रूप से अपन ने देखा था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी में, जिसमें पहली बार पर्यावरण को लेकर चर्चा की गई थी। और पर्यावरण को जब लेकर चर्चा की गई थी तो वहीं पर अपन ये देखते हैं कि भारत में उसी साल फिर क्या होता है, उसी साल में 1972 का एक अधिनियम आता है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से पहली बार क्या था, वन्य जीव का संरक्षण था। क्योंकि पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैव विविधता की चर्चा होती है, और अपन ने देखा है हमेशा से कि मनुष्यों ने क्या किया है मुख्य रूप से, ठीक है, कि हमेशा जो है वो वन्य जीव, वनों और जीवों, जो वन में रहने वाले जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह से कई बार इसमें क्या हुआ है, उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हुए। ठीक, तो मुख्य रूप से वन्य जीवों की रक्षा हेतु इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण से अधिक क्या था, वन्य जीव का क्या था, संरक्षण था। उसके अवैध व्यापार, अवैध शिकार को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपन अगर यहां पर देखें तो वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में आया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वन्य जीवों की रक्षा करना था। ठीक, अवैध शिकार को रोकना था, जो वन उत्पाद हैं उसके अवैध व्यापार को क्या करना था, नियंत्रित करना था। इस उद्देश्य से 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, अगर दूसरे अधिनियम की अपन बात करें यहां पर, ठीक है, तो हमारा जो दूसरा अधिनियम है वो मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में एक गैस त्रासदी हुई थी 1984 के टाइम पर अगर अपन बात करें, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके होने के पश्चात मुख्य रूप से ये जो है अधिनियम लाया गया था जिसका नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, किस वर्ष आया, तो 1986 में आया। ठीक है, कब लागू किया, भोपाल गैस त्रासदी होने के पश्चात इस कानून को पारित किया गया था। और इसका भी उद्देश्य क्या था, जो मुख्य रूप से 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसमें पर्यावरण को लेकर चर्चा की गई थी। ठीक है, हम मुख्य रूप से इसको पहले देख चुके हैं कि इसके तहत यूएनईपी लाया गया था, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को लाया गया था। उसके उद्देश्यों को लागू करने के लिए 1986 में क्या लाया गया, यहां पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। नेक्स्ट अधिनियम की अपन अगर बात करें, ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें देखें, क्योंकि यहां से सवाल यहां पर आए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी में अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग से सामान्यतः सवाल जो है वो अधिक आते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा मुख्य रूप से क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की अमान्यता अधिनियम 2006 की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, मान्यता को लेकर बात की गई, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, जो कि आपके जनजाति वर्ग हैं जो वनों में रह रहे हैं, उनके लिए यह अधिनियम लाया गया था। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के द्वारा, और ऐसा है नहीं कि एमपीपीएससी कभी जो क्वेश्चंस है उनको रिपीट नहीं करती है। तो ये अधिनियम जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति और वन निवासी या वन अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। वन अनुसूचित जनजाति वन अधिकार अधिनियम के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, तो वन अधिकार अधिनियम कब आया, 2006 में आया। ठीक है, मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, वन निवासियों की जीविका, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही क्या करना, वनों के संरक्षण की व्यवस्था करना था। मुख्य रूप से लागू कब हुआ, भारत में 2008 में लागू हुआ, और इसके तहत बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के सामुदायिक अधिकार भी लाए गए। ठीक है, नेक्स्ट अधिनियम की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अधिनियम से पहले एक यहां पर आ जाता है हमारा क्या, ठीक, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से आता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से आता है, एनजीटी बोला जाता है इसे। एनजीटी जो है, ठीक है, वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत आया था। कब, 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्य रूप से हमारे जो आयोग हैं उन आयोगों में एनजीटी से भी सवाल आता है।
ठीक है, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? आयोगों का हिस्सा है। आयोग जो आप पढ़ते हैं, राष्ट्र सूचना आयोग या फिर मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ठीक है, उसमें। लेकिन अगर अपन पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को हुई, ठीक है। मुख्य रूप से अपन यहाँ पर बात करते हैं, नई दिल्ली में मुख्य रूप से हेडक्वार्टर है इसका। और अगर बात करें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्या है? मुख्य रूप से रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिसेज हैं 4 जगह पर। कहां पर? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है। इनके प्रथम जो जज थे या प्रथम अपन ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो एनजीटी बनाया गया था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंटा थे। वर्तमान में जो सवाल है वो क्या आएगा कि वर्तमान में इस समय पर इनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो उनका अपन नाम देखें तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो क्या है? एनजीटी के अध्यक्ष हैं, ठीक। ये हमें याद रखना है। इसके पहले अपन देखें तो एक नाम मिलता है हमें आदर्श गोयल जी का, ठीक। वो इसके पहले अध्यक्ष थे। अभी फिलहाल वर्तमान में देखें तो प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इनके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये बात हमें याद रखनी, ठीक है। मुख्य रूप से इसका जो एनजीटी के निर्णय है उसमें सुप्रीम कोर्ट को में चुनौती दी जा सकती है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जितने भी मामले हैं वो कहां पर ले जाए जाते हैं? एनजीटी पर ले जाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें राष्ट्रीय वन नीति, तो राष्ट्रीय वन नीति अभी अगर हम बात करें तो कौन सी चल रही है? 1988 चल रही है। अभी हमने देखा था रिसेंटली 2016 में नई वन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ठीक है। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ था, ठीक है। तो पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति में हमें मुख्य रूप से जो देखना है वो क्या है? उद्देश्य है, जो एक लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कि मुख्य रूप से हर राज्य में कितने 1/3 वन होने चाहिए, मतलब 33.33% तक क्या होने चाहिए? वन आच्छादित होने चाहिए। और अगर अपन बात करें तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह कितना होना चाहिए? 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सरकार ने एक निर्णय लिया है और उन्होंने क्या किया है कि यहां से जो नीति है, वन नीति 1988 है, उसमें इन्होंने जो कंडीशन लक्ष्य रखी थी पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी? 2/3 की, उसको हटा दिया है और सभी जगह पर क्या? 1/3 लागू कर दिया है, 1/3 को लागू कर दिया है, ठीक है। तो यहां से पहला सवाल यह आ सकता है कि जो राष्ट्रीय वन नीति है उस 1988 उसके तहत कितने क्षेत्र, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने क्षेत्र पर वनों का होना, वनों का आच्छादन आवश्यक है, होना चाहिए, ठीक है। तो वो 2/3 की बात की गई थी, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो है वापस से इन्होंने क्या किया है? पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्रों से भी ये जो कंडीशन थी 2/3 की उसे भी हटा दिया है, ठीक है। तो अभी जो कंडीशन है वो क्या है कि 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें, ठीक, तो सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब हुई थी? तो सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 में पहली बार की गई थी। सामाजिक वानिकी जिसके तहत मुख्य रूप से उद्यान वगैरह बनाए जाते हैं जो प्राइवेट मुख्य रूप से प्राइवेट वन होते हैं, उसमें सामाजिक वानिकी के रूप में देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट अपन अगर बात करें यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर वनों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और वनों को लेकर कुछ आंदोलन किए गए थे। उन आंदोलन में ही जो हमारा पहला आंदोलन दिखाई देता है वो कौन सा है? चिपको आंदोलन है। नॉर्थ इंडिया में चिपको आंदोलन हुआ था, साउथ इंडिया में अपिको आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो मुख्य रूप से अपन देखें तो मुख्य रूप से 1974 में यह हुआ। अमृता देवी बिश्नोई के नाम से बिश्नोई इसमें क्या थे? मुख्य रूप से शामिल थे, ठीक। यहाँ पर 2500 पेड़ों की कटाई की गई थी। अगर उसके अलावा अन्य लोगों की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रकार से पर्यावरणवादी है, ठीक है। चंडी प्रसाद, गौरा हनी जैसे लोग, जो गौरा देवी हैं, वो क्या थी? मुख्य रूप से इसके विरोध में शामिल हुई थी, जहां पर वनों की कटाई को लेकर इन्होंने क्या किया था? चिपको आंदोलन का यह मतलब था कि पेड़ों से वो क्या हो गए थे? गले लग के चिपक गए थे और वनों की कटाई को रोक रहे थे या उनका विरोध इन्होंने किया था, ठीक है। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है? अमृता देवी बिश्नोई का दिखाई देता है। और इसमें विरोध में जो है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा हनी जो है पर्यावरण, वो मुख्य रूप से वनों की कटाई के विरोध में शामिल लोग हैं, ठीक। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तरह, क्या अपिको का कन्नड़ भाषा का शब्द का अर्थ होता है क्या? गले लगाना। तो पेड़ को गले लगा लेना 1983 में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में शुरू किया गया था। इसमें जो मुख्य शामिल थे, जो विरोधी सबसे बड़े थे, वो कौन थे? पांडुरंग हेगड़े शामिल थे, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की कटाई से संबंधित है। और अगर मुख्य रूप से उनके जो मुख्य विरोधी देखे तो उसमें पांडुरंग हेगड़े, और उधर पर अपन ने देखा था अमृता देवी बिश्नोई, उसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा हनी और चंडी प्रसाद भट्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट अपन अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसी प्रकार से बिश्नोई आंदोलन हुआ था, ठीक है, बिश्नोई आंदोलन हुआ था जिसके जो मुख्य विरोधी थे वो संत जाम्भोजी थे। मुख्य रूप से ये भी किससे संबंधित है, वनों की कटाई के विरोध से संबंधित है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो मुख्य रूप से मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय शामिल थे। हालांकि अब यहां से सवाल बनने की चांसेस जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पर्यावरणविद हैं इन पर जो एक सबसे बड़ी बात उठी थी, अभी आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में कई बार सुना होगा कि मुख्य रूप से जो है फॉरेन फंडिंग की बात आई थी कि सरकार के विकास में जो है उसको लेकर विरोध किया गया था, ठीक है। तो एक बड़ा जो सवाल बना हुआ है इनके ऊपर कि इन्होंने काम जो है वो तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए किया गया, लेकिन उनका विरोध मुख्य रूप से क्या था, विकास को रोकना था। ये कई बार देखा गया है, ठीक है। जो दूसरी बात करते हैं तो एक हमारी बनी है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, वन प्रबंधन के लिए कमिटीज बनाई गई हैं जिसे जेएफएम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के तहत 1988 में वन नीति 1988 के तहत लाई गई थी और 1990 में केंद्र सरकार ने पहला संयुक्त प्रबंधन दिशा निर्देश या गाइडलाइन को जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें यहाँ पर तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि क्या 1883 में आई थी, ठीक है। उसके अलावा अपन देखें तो मुख्य रूप से इसी बीएनएचएस के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर हॉर्नबिल नामक मैगजीन का प्रकाशन किया जाता है। हॉर्नबिल नामक मैगजीन का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा, बीएनएचएस के द्वारा किया जाता है, जो कि 1883 में आई थी, ठीक है। तो यहां पर जो पर्टिकुलरली अपनी चर्चा है वो कहां पर जाती है कि बीएनएचएस आया, बीएनएचएस के बाद अपन देखें तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आया 1890 में, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई जो है 1890 में स्थापित हुआ था, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता में है। मुख्य रूप से वनस्पति से संबंधित सर्वेक्षण के लिए यह संस्था लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो उसी तरीके से क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया था 1916 में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्य रूप से 1916 में लाया गया। इतनी बातें हमें मुख्य रूप से यहां पर देखनी है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो हमारे लिए मुख्य रूप से जो अधिनियम हम देखते हैं वो अधिनियम बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अधिनियमों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका 1972, उसके अलावा 1986 और 2006 का जो हमने आदिवासी या जनजाति के वन अधिकार हैं उनको लेकर जो अधिनियम आया था वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर एमपीपीएससी द्वारा बार बार सवाल किए जाते हैं, आगे चलकर भी ये सवाल बनते रहेंगे। उसके अलावा हम अगले एक वीडियो में, अगले लेक्चर में हम मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम बनाए गए थे और उसके लिए जो संस्थाएं बनाई गई थी उनकी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय